Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in today's video lecture, I will start the first chapter of Hornbill book, whose title is The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. This story, The Portrait of a Lady, is a part of an autobiography written by Khushwant Singh. In this story, the author draws a pen portrait of his grandmother and he beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. In other words, the story is a loving tribute from a grandson to his grandmother, and the story gives a picture of human relationship also. It is a realistic account of how the grandparents give all their time, their attention, and love to their grandchildren. So let us start reading this chapter line by line. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. हर एक व्यक्ति की ग्रैंडमदर की तरह ही मेरी ग्रैंडमदर भी एक बूढ़ी महिला थी। ऐसा खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर या अपनी दादी के बारे में बताते हुए कहते हैं। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और जब से मैंने उनको जाना है, जब से मैंने उनको देखा है, तब से ही वो बूढ़ी और झुर्रियों से भरे हुए चेहरे वाली एक महिला है और उन्हें जानते हुए मुझे तकरीबन 20 साल हो गए और 20 सालों से मैंने उनको बिल्कुल ऐसे ही देखा है। वो और बूढ़ी ही होती गई हैं, उनमें बुढ़ापे के परिवर्तन ज़्यादा दिखाई देते रहे। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. और उनको जानने वाले लोग कहते हैं कि एक समय वो बहुत ही जवान और सुंदर हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी थे, लेकिन इस बात पे बिलीव करना मुश्किल है क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं उनको एक बूढ़ी महिला के तौर पे ही देख रहा हूँ जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. मेरे ग्रैंडफादर की तस्वीर जो है मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगी हुई है और उस तस्वीर में उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले कपड़े पहन रखे हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो है उनके चेस्ट के काफ़ी बड़े हिस्से को ढके हुए है और उनको देख के ऐसा लगता है कि तकरीबन उनकी उम्र 100 साल तो होगी ही। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. और उनको देख के ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनकी एक पत्नी होगी और उनके बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उनकी तस्वीर को देख के कोई भी यही अंदाज़ा लगाएगा या देख के ऐसा ही लगेगा कि उनके सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, यानी कि नाती पोते ही हो सकते हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक मेरे ग्रैंडमदर की बात है कि वो बहुत सुंदर और जवान थी, इस तरीके के विचार तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। यानी कि खुशवंत सिंह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी दादी माँ कभी जवान और खूबसूरत भी होती रही होंगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को बिल्कुल एक बूढ़ी महिला के तौर पे ही देखा है, जिसके चेहरे पे तमाम झुर्रियाँ हैं और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखाई देती। She often told us the game she used to play as a child. और खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी माँ अक्सर उनसे बताया करती हैं कि बचपन में वो तमाम खेल खेला करते थे, यानी कि जब उनकी दादी माँ बच्ची रही होंगी उस समय जो भी वो बच्चों वाले खेल खेला करती थी उनके बारे में वो खुशवंत सिंह यानी कि अपने पोते से शेयर किया करते थे। That seemed quite absurd and undignified as her part and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. अब यहाँ पे absurd का मतलब है illogical और undignified मतलब disrespectful. Fables means
fictitious stories with a moral teaching and prophets means saint। और उनके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी एक शोभनीय बात नहीं लगती थी, एक मूर्खतापूर्वक बात लगती थी, क्योंकि वो उम्र में इतनी बड़ी थी और इस तरीके की बातें जब वो करती थी तो हमें वो बातें रियलिस्टिक नहीं लगती थी और हम उन बातों को उन महान संतों की कहानियों जैसा ही समझते थे जिन्हें वो हमेशा सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. तो वो जो है एक छोटी कदकाठी की महिला थी और आगे से थोड़ा सा झुकी हुई थी और थोड़ी मोटी भी थी। उनका फेस तमाम झुर्रियों से भरा हुआ था, उनके चेहरे पे वो झुर्रियाँ इधर से उधर दिखाई देती थी। नो, वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हम इस बात को लेके बिल्कुल निश्चित थे कि जैसा वो दिखाई देती हैं वो हमेशा से वैसे ही रही होंगी। जैसा कि लोग कहते हैं कि नहीं, वो पहले जवान थीं, खूबसूरत थीं, तो हमें तो नहीं लगता, यानी कि खुशवंत सिंह ये बात बताते हैं कि उन्हें तो नहीं लगता कि वो कभी जवान और खूबसूरत रही होंगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। इतनी बूढ़ी थी कि जो है वो और ज़्यादा बूढ़ी हुई ही नहीं होंगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से हम उनको उसी अवस्था में देख रहे थे जैसा कि आज वो दिखाई देती हैं। शी कुड नेवर हैव बिन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कभी भी प्रेटी नहीं रही होंगी, खूबसूरत नहीं रही होंगी, लेकिन सुंदर से सुंदर तो वो हमेशा से ही रही हैं। अब यहाँ पे प्रेटी और ब्यूटीफुल के बीच में खुशवंत सिंह ने डिफ्रेंशिएशन क्रिएट किया है। वो प्रेटी का मतलब आउटर अपीयरेंस से रिलेट करते हैं और ब्यूटीफुल होने का मतलब इनर ब्यूटी से रिलेट करना। यहाँ पे खुशवंत सिंह का ब्यूटीफुल से मतलब उनकी दादी के इनर ब्यूटी से है, यानी कि अंदर से वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। और प्रेटी का मतलब कि उनका जो आउटर अपीयरेंस था वो बहुत अच्छा नहीं था। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her vest to balance her stoop and the other telling the beads of rosary। अब यहाँ पे hobbled का मतलब walking in an awkward way, मतलब कि एक अजीब तरीके से चाल चलना। और स्पॉटलेस का मतलब कि वो बिल्कुल सफ़ेद और बिना दाग धब्बों का कपड़ा पहनती थी। चूँकि उनके हस्बैंड मर चुके थे तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जिन महिलाओं के हस्बैंड नहीं होते हैं, यानी कि जो विडो हो जाती हैं, वो अक्सर सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करती हैं। स्टूप का मतलब बेंड वंस बॉडी फॉरवर्ड, अपने शरीर को आगे की तरफ झुका लेना ताकि शरीर के पॉस्चर को बैलेंस किया जा सके। और रोजरी एज अ स्ट्रिंग ऑफ बेड्स फॉर कीपिंग काउंट्स ऑफ नंबर ऑफ चेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्रेयर। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग होते हैं अपने हाथों में माला एक रखते हैं और उस माला को जपते रहते हैं, जिसको कि माला फेरना बोलते हैं। तो इसी तरीके से उन खुशवंत सिंह की दादी बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट कलर का कपड़ा पहनती थी और उनके हाथ में एक रोजरी थी, एक माला थी, जिसको कि वो हमेशा जपा करती थी और वो इस तरीके से चलती थी। अब चूँकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, उनके शरीर में एक स्टिफनेस आ गया था, तो इस वजह से अपने बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए वो आगे झुक के चला करती थी। Her silver looks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers। अब यहाँ पे पेल का मतलब उनका चेहरा जो है बिल्कुल पीलापन लिए हुए था, और पकर्ड फेस का मतलब कि जब बूढ़े लोग हो जाते हैं और दांत वगैरह टूट जाते हैं तो जो गाल होता है वो अंदर की तरफ धंस जाता है और होंठ बाहर की तरफ निकल आता है। तो इस तरीके के चेहरे के अपीयरेंस को पकर्ड फेस कहते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके जो होंठ थे वो अक्सर
जो है कुछ ना कुछ बुदबुदाया करते थे जिसको कि सुना नहीं जा सकता था। सिल्वर लॉक्स का मतलब कि उनके बाल जो कि बिल्कुल सफ़ेद थे, जो कि सिल्वर के जैसे दिखाई देते थे, वो बिल्कुल अनटाइडली चारों तरफ उनके चेहरे पे छितराए रहते थे। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अब यहाँ पे serenity का मतलब the state of being peaceful and calm. तो आपने देखा होगा माउंटेन्स पे सर्दियों के समय बर्फ़ पड़ती है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि बर्फ़ की सफ़ेद चादर पहाड़ों पे बिछाई गई है और उसको देख के हमारे मन में कितनी शांति महसूस होती है, हम कितना कंटेंट फील करते हैं। ठीक वैसे ही खुशवंत सिंह की जो माँ थी वो भी बिल्कुल इतनी ही खूबसूरत थी। उनको देखने के बाद भी मन में कुछ ऐसा ही विश्वास होता था, ऐसा ही एहसास होता था। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मैं और मेरी जो दादी थी, हम दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ दिया था जब वो शहर जा रहे थे, यानी कि शहर में सेटल होने के लिए या जॉब या नौकरी के चक्कर में जब शहर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास ही छोड़ दिया था और तब से मैं अपनी दादी के पास ही रह रहा हूँ, ऐसा खुशवंत सिंह बताते हैं। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो हमेशा मुझे सुबह उठाया करती थी और स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो एक मोनोटोनस वे में एक बहुत ही बोरिंग तरीके से रिलीजियस सॉन्ग्स गाया करती थी जब मुझे वो नहलाती थी और जब मुझे कपड़े पहना के स्कूल के लिए रेडी करती थी, इस आस के साथ कि मैं इसको सुनूंगा और इसको याद कर लूँगा। बट आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उनके इस गाने को सुनता तो ज़रूर था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन कभी भी मैं उसको याद करने का प्रयास नहीं करता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद वो मेरे लकड़ी के स्लेट को ले आती और जिसे कि वो पहले से ही धुल के और प्लास्टर करके रखी रहती थी। पहले बच्चे जब स्कूल जाते थे तो वो स्लेट्स पे लिखा करते थे। स्लेट एक तरीके का लकड़ी का बना हुआ प्लेट होता था जिसपे कि जो है उस ब्लैक कलर से या डार्क कलर से उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता था ताकि बच्चे उस पर लिख सकें, और फ्रिक्वेंटली उस पर प्लास्टरिंग की जाती थी ताकि उस बच्चे उस पर अच्छे से लिख सकें। तो ये सारी चीज़ें मेरी दादी पहले से ही तैयार करके रखती थी और मिट्टी से बना एक इंक पॉट, एक लाल कलर का पेन जिसको कि एक बंडल में बांध के बैग में रखने के लिए वो मुझे दे दिया करती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और सुबह तैयार होने के बाद बासी चपाती जिसका कि बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता था और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर फैला के वो मुझे नाश्ते में देती जब हम स्कूल जा रहे होते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और अपने साथ ढेर सारी उन बासी चपातियों को रख लेती ताकि वो रास्ते में पड़ने वाले तमाम कुत्तों को खिला सकें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। और मेरी दादी जो थी अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से बिल्कुल अटैच था या मंदिर के बिल्कुल पास में ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वो मॉर्निंग प्रेयर्स और अल्फ़ाबेट्स हमें सिखाया करते, सुनाया करते। While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब बच्चे वरांदा में बैठ के गाना गा रहे होते या अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे होते, उस समय मेरी माँ अंदर बैठ के
रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या रिलीजियस किताबें जो हैं पढ़ रही होती। When we had both finished, we would walk back together। और जब हम दोनों ही अपना काम पूरा कर लेते तो हम दोनों फिर से वापस घर को चल पड़ते। This time the village dog would meet us at the temple door। और इस समय वो कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे के पास मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। और वो जो है हल्की गुर्राहट के साथ एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हमें फॉलो करते उन रोटियों के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। और जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तब उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। That was a turning point in our friendship। और यहीं पे हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। हालांकि मैं और मेरी ग्रैंडमदर एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब मेरी ग्रैंडमदर मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं अब एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और बस से स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब वहाँ पे गली के कुत्ते भी नहीं थे और इस वजह से वो अपने कोर्ट यार्ड में अपने बरामदे में बैठ के वहाँ आने वाली स्पैरोज़ को फीड कराया करती थी। So students, this is for today and the remaining portion of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.